कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये सही बात है। यानी वस्तु का भार जो होगा ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। यानी वस्तु का भार की बात करें तो ध्रुव पर वस्तु का जो भार होता है वो अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा की बात करें विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। एक और पृथ्वी के केंद्र की बात करेगा, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। यानी ध्रुव पर बात करेगा तो वस्तु का भार अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा था कि वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर क्या न्यूनतम, ये सही बात है। बी ऑप्शन है वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम, ध्रुव पर न्यूनतम नहीं ध्रुव पर अधिकतम होता है, इसका मतलब ये क्या गलत है। अब देखिए सी ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है शून्य, तो सही बात है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। और डी ऑप्शन है वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, तो वस्तु की अधिक ऊंचाई पर ले जाइएगा या गहराई में ले जाइएगा तो वस्तु का भार कम हो जाता है। यानी ऊंचाई या गहराई में जाने पर वस्तु का भार घटता है, वस्तु का भार घटता है। अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी जो कि क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F डैश हो जाता है। तो देखिए हम आपको बताए थे गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है G m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। अब देखिए कि कह रहा था कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए, यानी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए, यानी इसको 6 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा ये बल, ये अधिक होगा तो ये क्या होगा कम होगा। अब कह रहा है कि 6 गुना अधिक कर रहा है, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये कितना गुना कम होगा 36 गुना कम होगा। नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए F नया बराबर G m1 m2 बट्टा 6r का स्क्वायर, यानी 6 गुना किया है तो 6r का स्क्वायर, और F नया बराबर G m1 m2 बट्टा r स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 36, और 36 को इधर लिख दीजिए 1 बट्टा 36। अब देखिए F नया हम लिख सकते हैं G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं F, यानी G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर को क्या F, यानी 1 बट्टा 36 क्या F। अब देखिए किस ऑप्शन में 1 बट्टा 36 F। अब देखिए पहला ऑप्शन में 6 गुना, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में 36 गुना है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी ऑप्शन है 1 बट्टा 36 गुना, तो 1 बट्टा 36 गुना ये सही है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, यानी दो अलग अलग वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यास्थ, बी ऑप्शन विद्युत स्थैतिक, सी ऑप्शन यांत्रिक और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है बराजी, पीछे भी हम आपको बताए थे, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं होता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण जो होता है G बराबर होता है Gm बट्टे r स्क्वायर, जहां बड़ा जी क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद ये m पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये r की बात करें तो r पृथ्वी की त्रिज्या है, r पृथ्वी की त्रिज्या है। अब देखिए कह रहा था क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर करता है, ये त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है, तो इसमें जो होगा उस पर निर्भर करेगा, जो नहीं होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा।
अब देखिए पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक इस पर निर्भर करता है और हमसे कह रहा है कि नहीं निर्भर करता। अब देखिए बी ऑप्शन है नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान। तो देखिए इसमें कहीं वस्तु का द्रव्यमान नहीं, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सी ऑप्शन है पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। और डी ऑप्शन है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए पहला ऑप्शन है 3 गुनी। अब देखिए बी ऑप्शन है 0 और सी ऑप्शन है 2 गुनी और डी ऑप्शन है बराबर। डी ऑप्शन है बराबर। अब देखिए इसको ऑप्शन से छापना पड़ेगा आपको। एफ बराबर आपको पता है, एफ बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। अब देखिए कह रहा था कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी होगी। कह रहा है इसका जो बल 1/9F है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगा? तो देखिए अगर दूरी अगर 3 गुना होगा तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, 1/9, 1/9F हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? सही है। अब देखिए बी 0 होगा तो क्या होगा? ये अगर दूरी अगर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये गलत है। अब देखिए 2 गुना होगा, तो जब इसको 2 गुना कीजिएगा तो 1/4 होगा, और कह रहा है कि 1/9, ये भी नहीं होगा। अब देखिए बराबर, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए एफ अब नया निकालिएगा यहाँ से, क्या होगा? जी m1 m2 बट्टा 3 गुना करना है तो 3 r का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। जी m1 m2 बट्टा 3 किया कितना? 9 r का स्क्वायर। तो देखिए एफ नया बराबर क्या होगा? 1/9। और इसको जी m1 m2 बट्टे r स्क्वायर को क्या लिखेगा? एफ। तो 1/9 है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो देखिए आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया और उसमें से पता करना है कि कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है और कौन सा नहीं है। अब देखिए पहला ऑप्शन है ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है, ये है इसका उदाहरण। बी ऑप्शन है यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये इसका उदाहरण नहीं है। अब देखिए सी ऑप्शन है तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये भी है। और डी ऑप्शन है चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जब ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं। अगला क्वेश्चन है किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से भागना नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया वो उसको सबसे पहले लिखिए। तो देखिए दिया हुआ किसी गेंद को ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। तो मान लीजिए कोई गेंद है जिसको ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका है और कह रहा है कि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकता है। तो मान लीजिए इसका प्रारंभिक वेग जो है u है 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कितना समय लगेगा, t कितना लगेगा। उसके बाद देखिए g का मान दिया हुआ है, g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी वस्तु को 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो कितना समय लगेगा उच्चतम बिंदु तक जाने में। तो देखिए अब देखिए u क्या है इसका? 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो इसका वेग कहीं न कहीं शून्य होगा। जहां इसका उच्चतम बिंदु होगा वहां क्या हो जाएगा? अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। तो अंतिम वेग अपने से क्या मान लीजिए? 0। अब देखिए गति का 3 समीकरण हम आपको पिछले वीडियो में बताएं। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हुए अगर पता होगा गति के कितने समीकरण? 3 समीकरण। पहला v बराबर u प्लस ए टी और दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इस समीकरण में से कौन सा समीकरण लगेगा? अब देखिए इसमें दूरी की तो चर्चा नहीं किया है, इस क्वेश्चन में दूरी का चर्चा नहीं किया है। तो देखिए इसमें दूरी का चर्चा इसमें भी, तो ये दोनों तो लगेगा नहीं। अब देखिए पहला लगेगा v बराबर u प्लस ए टी। अब ए टी यहाँ नहीं होगा,
काहे कि ये क्षैतिज गति के लिए फार्मूला होता है। अब उदाग्र में फेंका है, तो जब उदाग्र में फेंका तो इस ए त्वरण के बदले जी त्वरण काम करेगा, और गुरुत्वाकर्षण के विरोध में फेंक रहा है, इसलिए यहाँ जी त्वरण तो काम करेगा लेकिन माइनस में, तो यहाँ क्या होगा v बराबर u माइनस जी टी। अब इस पर मान रख दीजिए, v का मान कितना 0 और u का मान कितना 25 और g कितना है 10 और t हमसे पूछ रहा था, इसे छोड़ दीजिए। अब 10 को इधर कीजिए, ये माइनस में इधर आएगा, क्या होगा 10 t बराबर 25। अब इसको सॉल्व कीजिए, t बराबर क्या होगा 25/10 यानी 2.5 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा 2.5 सेकेंड। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पहला ऑप्शन है अपघटन, ये तो है। बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, ये भी है। और सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। और डी ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। अब देखिए पहला ऑप्शन है गुरुत्व त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए जब भी आपको निर्भर करने वाला क्वेश्चन दे तो उसके फार्मूला के देखिएगा, जो फार्मूला में होगा उस पर निर्भर करेगा, जो नहीं होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए छोटा जी बराबर होता है gm/r²। अब देखिए जहां जी अभी हम आपको बताए थे क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये जो m क्या है, m पृथ्वी का द्रव्यमान या तो ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान या पृथ्वी का द्रव्यमान। उसके बाद r क्या है, ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या या पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए कह रहा था कि गुरुत्व त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो देखिए पिंड के द्रव्यमान कहीं नहीं, पृथ्वी के द्रव्यमान पर यह निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। इसका मतलब ये सही है। अब देखिए हम उससे कह रहा था कि गलत कथन को चुने। बी ऑप्शन है गुरुत्व त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो देखिए कह रहा है कि गुरुत्व त्वरण जी जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है। ये पृथ्वी है और ये इसका क्या होता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ये इसका क्या होता है ध्रुव। ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण जो होता है वो अधिकतम होता है, यानी अधिक होता है। और विषुवत रेखा की बात करें तो यहाँ कम होता है। अब देखिए इसके बाद कहेगा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा, कहे कि कम से अधिक की तरफ जा रहा है। क्या होगा इधर से इधर जाएगा तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा बढ़ेगा। अब देखिए कि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएगा, तो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएगा तो क्या होगा घटेगा, यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएगा तो घटेगा। और ध्रुव पर क्या होगा अधिकतम और विषुवत रेखा पर कम। अब देखिए दूसरा ऑप्शन था गुरुत्व त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम, तो ध्रुव पर अधिकतम होबे करता है, ये सही है। और सी ऑप्शन है गुरुत्व त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, यानी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर क्या होता है न्यूनतम, ये भी सही है। अब देखिए डी ऑप्शन है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, ये गलत है। तो देखिए जब भी लिफ्ट अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगा, लिफ्ट अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगा यानी त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, यानी त्वरण के साथ जाएगा तो भार बढ़ेगा, और त्वरण के साथ आएगा तो भार घटेगा, यानी त्वरण के साथ आएगा तो भार घटेगा, भार घटेगा। यानी लिफ्ट की बात करें त्वरण के साथ ऊपर जाए तो भार बढ़ेगा जो उसमें वस्तु होगा उसका, और त्वरण के साथ नीचे आए जो वस्तु होगा उसका भार घटेगा। अब देखिए कह रहा था डी ऑप्शन में कि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जा रही हो, ऊपर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, वास्तविक भार से कम नहीं अधिक होगा। यही क्या है गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। पहला ऑप्शन है वातावरण, बी ऑप्शन है वायु, सी ऑप्शन है समुद्र और डी ऑप्शन है निर्वात। तो देखिए कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरना यानी फ्री गिरना कब संभव हो सकता है,
फ्री गिरने का मतलब कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। तो कोई विरोध करने वाला कहाँ नहीं होगा, जहाँ क्या होगा, निर्वात होगा, यानी वायु नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, निर्वात, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। पहला ऑप्शन है दो आवेश, बी ऑप्शन है दो द्रव्यमान, सी ऑप्शन है दो चुंबक और डी ऑप्शन है एकाधिक द्रव्यमान। तो इसका आंसर होगा दो द्रव्यमान, यानी दो द्रव्यमान। यानी गुरुत्व बल जो होगा डैश के बीच आकर्षण, दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। यानी किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। द्रव्यमान का केंद्र, यानी किसी भी वस्तु का जो संपूर्ण भार जहां काम करेगा उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन है द्रव्यमान का केंद्र, तो इसका आंसर क्या होगा, द्रव्यमान का केंद्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो देखिए भार का फॉर्मूला होता है W बराबर m इंटू जी, यानी पृथ्वी के सतह पर भार ये होता है और चंद्रमा की सतह पर जब भार पूछेगा तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार जो होता है वो W बराबर होता है mg/6। यानी पृथ्वी के सतह पर भार, पृथ्वी के सतह पर भार जो होता है वो W बराबर mg, और चंद्रमा के सतह पर जो होता है, चंद्रमा के सतह पर जो होता है भार वो W बराबर mg/6। अब देखिए कह रहा था एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलोग्राम और त्वरण दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भार पूछ रहा था W बराबर, द्रव्यमान दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 10 और त्वरण दिया हुआ है 9.8। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये उड़ेगा तो ये 10 खत्म, कितना होगा 98 न्यूटन। इसका आंसर क्या होगा 98 न्यूटन। अब देखिए किस ऑप्शन में 98 न्यूटन, पहला ऑप्शन है 10 न्यूटन, बी ऑप्शन है 10 किलोग्राम और सी ऑप्शन है 98 केजी और डी ऑप्शन है 98 न्यूटन। तो देखिए आपको फंसाने के लिए है 10 न्यूटन, बी ऑप्शन है 10 किलोग्राम और सी ऑप्शन है 98 किलोग्राम और डी ऑप्शन है 98 न्यूटन। अब देखें ये आंसर आया है 98 न्यूटन, ये दोनों तो होगा नहीं। अब देखिए ये 98 किलोग्राम वाला होगा कि न्यूटन वाला होगा, यानी किलोग्राम वाला होगा कि न्यूटन वाला। अगर द्रव्यमान पूछता तो किलोग्राम वाला होता, यहाँ भार पूछ रहा है इसलिए क्या होगा न्यूटन वाला। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 98 न्यूटन। ये नहीं पहले देख के इसी को मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी